भूली हुई भारतीय महिला अग्रणी ब्रिटिश चिकित्सा में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब चिकित्सा अभी भी मुख्य रूप से पुरुष प्रधान थी और यूरोपीय संस्थान महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर बंद थे, औपनिवेशिक भारत के बंगाल की एक युवा डॉक्टर ने इसके सबसे कठिन द्वारों में से एक को तोड़ दिया। 1912 में जमीनी सेन ग्लासगो के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की पहली महिला फेलो बनी, एक संस्थान जो 1599 में स्थापित हुआ था और लंबे समय से महिलाओं के लिए बंद था। फिर भी आधुनिक चिकित्सा के कई अग्रदूतों के विपरीत उनकी कहानी बड़े पैमाने पर दृष्टि से गायब हो गई। अब एक सदी से अधिक बाद सेन का उल्लेखनीय जीवन नेपाल के महल वार्डों, ब्रिटेन के परीक्षा कक्षों और औपनिवेशिक भारत के महामारी प्रभावित शहरों तक फैला हुआ दक्तरिन जमीनी सेन में पुनर्निर्मित किया गया है, जो उनकी परपोती दीप्ता रॉय चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई एक नई जीवनी है। डॉक्टरिन इज फीमेल डॉक्टर इन अ नंबर ऑफ नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस। यह जीवनी पत्रों, डायरियों, सेन द्वारा रखी गई एक पतली जर्नल, महिला परिषद नामक एक पत्रिका में उनके लेख और उनकी बड़ी बहन कामिनी द्वारा लिखे गए एक सारांश पर आधारित है। यह पुस्तक पूर्व स्वतंत्र बंगाल की एक महिला को इतिहास में बहाल करती है, जिसकी बुद्धि तीव्र और संकल्प कट्टरपंथी था। 1871 में बंगाल प्रेसिडेंसी के बरिसाल में एक प्रगतिशील परिवार की 7 भाई बहनों में से एक के रूप में जन्मी सेन की यात्रा यूरोप के चिकित्सा किलों से बहुत दूर शुरू हुई। कलकत्ता, अब कोलकाता के बेथ्यून कॉलेज में शिक्षित, उन्होंने 1877 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से योग्यता प्राप्त की, एक ऐसे पेशे में प्रवेश किया जो मुख्य रूप से पुरुष प्रधान बना रहा और नस्ल के आधार पर कठोर रूप से स्तरीकृत था। स्नातक होने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी प्रारंभिक करियर को परिभाषित करने वाले एक प्रस्ताव को स्वीकार किया, नेपाल में एक पद जहां वे शाही परिवार की हाउस फिजिशियन और काठमांडू जेनाना अस्पताल की प्रमुख बनी। लगभग 1 दशक तक उन्होंने उच्चतम स्तर पर चिकित्सा का अभ्यास किया, राजा पृथ्वी बेयर विक्रम शाह का विश्वास अर्जित किया, जबकि गहन पारंपरिक सेटिंग्स में आधुनिक नैदानिक विधियों का परिचय दिया। उनके नेपाल में वर्ष नाटक से रहित नहीं थे। महल में आगामी अशांति और तख्ता पलट की अफवाहों के बीच सेन अंततः देश छोड़ गई। वह राजा जिसने उन्हें अपनी चिह्न वाली सोने की घड़ी से सम्मानित किया था, जल्द ही मर गया, जिसमें जहर देने का संदेह था। महत्वाकांक्षा हालांकि उन्हें और आगे ले गई। 1911 में लेडी डफरिन फंड के समर्थन से उन्होंने ब्रिटेन की यात्रा की, डबलिन में एक मेडिकल लाइसेंस लिया, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में अध्ययन किया और ग्लासगो में फेलोशिप परीक्षाओं में बैठी। रॉयल कॉलेज ने अभी-अभी महिलाओं के लिए अपनी परीक्षाएं खोली थीं। 1912 में उन्होंने पास किया। 1599 में स्थापित एक संस्थान में पहली महिला फेलो बन गई। हालांकि यह विजय अपूर्ण थी। कॉलेज के रिकॉर्ड नोट करते हैं कि सेन कार्यालय धारण करने में असमर्थ थी, जिसका अर्थ है कि महिला फेलो के रूप में उनकी विशेषाधिकार उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में सीमित थे। दूसरी महिला मार्गरेट हॉग ग्रांट को प्रवेश करने में एक और 11 वर्ष लगे। 1923 में फिर उन्होंने 1912 में बर्लिन की यात्रा की। उष्णकटिबंधीय रोगों में चिकित्सा अनुसंधान के मामले में महाद्वीपीय यूरोप, जो उस समय अग्रणी था, वहां अपनी नैदानिक ज्ञान को और बढ़ाने के लिए ये बौद्धिक बेचैनी उनकी करियर को परिभाषित करती थी। मेरे देश की बहनों के प्रति मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। सेन को ग्लासगो के रॉयल कॉलेज ऑन फिजिशियंस एंड सर्जन्स के अभिलेखागार में उद्धृत किया गया है। भारत लौटकर उन्होंने विमेन मेडिकल सर्विस में शामिल हो गईं और आगरा, शिमला और पुरी सहित शहरों में काम किया। आगरा में ब्रिटिश डॉक्टरों के खिलाफ स्थानीय अशांति के दौरान सेन को तनाव को स्थिर करने के लिए लाया गया। एक भारतीय महिला चिकित्सक के रूप में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण साबित हुई। महिलाएं विशेष रूप से उनसे मिलने आईं। वे उन पर भरोसा करती थीं। रोगियों ने स्नेह से उन्हें सरी वाली दक्तरिन साहिब या साड़ी पहने वाली महिला डॉक्टर कहा। शिमला और पुरी में उन्होंने महामारी के प्रकोपों और कुछ औपनिवेशिक डॉक्टरों द्वारा अस्वीकार किए गए कठिन हालातों के बीच काम करना जारी रखा। कई युवा माताओं को प्रसव के बाद सेप्सिस से पीड़ित होना पड़ा, एक संकट जिसका उन्होंने सीधे सामना किया।
मातृ मामलों में सबसे बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने अपनी जर्नल में शांत गर्व के साथ लिखा। यहां तक कि उनके कपड़ों के तरीके में भी सेन ने एक शांत आधुनिकता का संकेत दिया। उन्होंने एक व्यावहारिक कार्यशैली अपनाई, एक पिन की हुई साड़ी और फुल स्लीव्ड ब्लाउज जिसमें लेस कॉलर था, पुरानी भारतीय ड्रेप्स से एक विचलन और ड्राइंग रूम की तुलना में अस्पताल वार्डों के लिए अधिक उपयुक्त। सेन के निजी जीवन में अपनी खुद की बोझ थे। नेपाल में रहते हुए उन्होंने एक बच्ची भूतू को गोद लिया जिसकी मां प्रसव के दौरान मर गई थी, एक अविवाहित मां के रूप में, जबकि अवधि में मुख्य रूप से महिला स्वतंत्रता को क्षमा नहीं किया जाता था। सेन ने पारंपरिक बंगाली समाज की सीमाओं के भीतर पेशेवर कठोरता को निजी जिम्मेदारी के साथ संतुलित किया। लेकिन बाद में कलकत्ता में बच्ची एक कमजोर बीमारी के बाद मर गई, एक विनाशकारी व्यक्तिगत हानि। सेन के जीवन के कुछ वस्तुएं आज भी बची हुई हैं, उनकी जीवनी लेखिका द्वारा संरक्षित। उनमें नेपाल के राजा द्वारा दी गई घड़ी शामिल है जिसे उन्होंने अपनी साड़ी पर पिन करके पहना, चिकित्सा सेवा के सम्मान में दी गई एक तिब्बती सोग चम्मच और लंदन में खरीदी गई एक नाजुक नीली पंख वाली ब्रोच। उनकी केवल 2 धुंधली काली सफेद तस्वीरें बची हैं जो अब ग्लासगो कॉलेज अभिलेखागार में जमा की गई है। चक्रवर्ती का चित्रण एक ऐसी महिला का है जो महत्वाकांक्षा और दुख से समान रूप से आकारित हुई, एक डॉक्टर जिसने पूर्व स्वतंत्र भारत में नस्लवाद का सामना किया और ब्रिटेन में लिंगवाद का, फिर भी अपनी आह्वान में दृढ़ रही। जमीनी सेन का आज जश्न मनाते हुए चक्रवर्ती लिखती है, हम न केवल एक डॉक्टर का सम्मान करते हैं बल्कि एक अग्रणी का, जिसकी हिम्मत ने भारत में, ब्रिटेन में और उसके परे चिकित्सा में पीढ़ियों के लिए आधार तैयार किया। सेन की मृत्यु 1932 में हुई। दशकों तक उनका नाम स्पष्टता में लुप्त हो गया। 2024 में उनकी ऐतिहासिक फेलोशिप के 1 सदी से अधिक बाद उनका चित्र अंततः ग्लासगो में अनावरण किया गया। इतिहास की धनुष को शांतिपूर्वक मोड़ने वाले जीवन की एक प्रतीकात्मक बहाली। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आधुनिक चिकित्सा का निर्माण कभी पूरी तरह से यूरोपीय कथा नहीं था, न ही विशेष रूप से पुरुषों की। यह पिन की हुई साड़ियों, महल वार्डों, महामारी आउटपोस्टों और परीक्षा कक्षों में भी लिखी गई थी, जहां एक दृढ़ बंगाली महिला ने किनारे पर कदम रखने से इनकार कर दिया। मेक दिस वीडियो इन हिंदी वॉइस। The title and description should be in Hindi, but in English language don't show the AI actor face.